हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल आदिनाथ क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, इफेक्टिव मेथड्स ऑफ लर्निंग। इफेक्टिव मेथड्स कौन कौन से हैं? तो राइट साइड में बॉक्स बना हुआ है, यहाँ लिखे हुए हैं कौन कौन सी वो टेक्निक्स, वो मेथड्स हैं जिनसे हम सीखने को प्रभावशाली बना सकते हैं। अधिगम की जो प्रभावशाली विधियाँ हैं, तो पहला मेथड है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। दूसरा अनुकरण द्वारा सीखना। तीसरा है निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, और सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि, प्रोजेक्ट विधि और समूह अधिगम विधि। तो आइए देखें, जो फर्स्ट मेथड है इसमें करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग क्या होता है? जब बालक स्वयं किसी कार्य को करता है, सफलता मिलती है, उसमें इंटरेस्ट जागृत होता है। जब वो स्वयं करेगा उसको अपने आप में अच्छा अनुभव होता है। तो जब स्वयं करता है तो सीखता है वो। अगर असफल भी रहता है तब फिर वो ये सीखता है कि मैंने इसमें क्या गलती की है, और उस गलती को सुधार करने का प्रयास करता है। तो ये करके उसको आया कि मैंने गलती क्या की, इसमें मिस्टेक क्या हुई। असफल रहने पर भी सीखता है, सफल रहने पर भी सीखता है। तो करके बच्चा सीखता है। जब स्वयं करेगा किसी कार्य को तो सीखेगा। ये जो शिक्षा केंद्रित है, ये बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। ये मेथड जो है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ये बाल केंद्रित है। जब स्वयं बालक करेगा तब वो सीखेगा। किसी चीनी लेखक ने इसके बारे में लिखा भी है कि जब हम सुनते हैं तो भूल जाते हैं, जब हम देखते हैं हम याद रखते हैं, जब हम करते हैं हम समझ जाते हैं, हम स्वयं करते हैं तो फिर हम समझ जाते हैं। दूसरा मेथड है अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण, लर्निंग बाय इमिटेशन। बालक देखता है घर में माता पिता जो कार्य करते हैं उसका अनुकरण करने का प्रयास करता है। स्कूल में देखें तो शिक्षक जो कार्य करते हैं बच्चे वैसा ही कार्य करते हैं। तो बच्चे शिक्षक का अनुकरण करते हैं। शिक्षक बच्चों के लिए एक आदर्श स्वरूप होता है। मनोवैज्ञानिक हैगार्ट ने कहा है कि अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत जो उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा कि अधिगम की प्रक्रिया अनुकरण के माध्यम से सरल होती है। अनुकरण से इजी होता है सीखना। इसलिए हम देखते हैं बालक को जो उनका आदर्श होगा, वो जो कार्य करेगा वैसा ही बालक करता है। तो बालक अनुकरण से बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। इसलिए कहा है कि शिक्षक को आदर्श जीवन यापित करना चाहिए या फिर आदर्श बनना चाहिए। स्वयं में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो वो अपने शिक्षार्थी से नहीं कराना चाहता है। ऐसा ही माता पिता के साथ भी है। तीसरा मेथड है निरीक्षण करके सीखना। निरीक्षण करके, किसी वस्तु को निरीक्षण करके भी सीखते हैं। निरीक्षण में क्या होता है? निरीक्षण करते समय उस वस्तु को छूता है बालक, प्रयोग करता है, आस पास में अपने आपस में एक दूसरे से चर्चा करता है उसके बारे में। एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग होता है इसमें। मन और मस्तिष्क पर उस वस्तु का एक चित्र अंकित हो जाता है, तब फिर वो सीख जाता है। निरीक्षण पद्धति की सफलता के लिए आवश्यक कि अध्यापक बच्चों को जिस स्थान पर ले जाए उससे वह पूर्व में ही देख ले, पहले उसके बारे में योजना बना ले कि हमें बच्चों को क्या क्या बताना है। और इस विधि से एक सीखने में छात्र की जिज्ञासा और उत्सुकता भी बनी रहती है। तब फिर शिक्षक भी अच्छे से सिखा सकता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल शिक्षण में इस विधि का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए, जिससे बच्चे उसे सहजता से सीख सकें। तो निरीक्षण विधि का प्रयोग वहाँ पर भूगोल में विशेष रूप से किया जाना चाहिए। परीक्षण मेथड है थर्ड जो विधि है, लर्निंग बाय टेस्टिंग। टेस्टिंग करके भी बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। इसमें छात्र अपनी आवश्यकता के अनुकूल अनुरूप सामग्री को परीक्षित करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। बच्चे किताबों में गिनती को पढ़ते हैं तो पहले उन्होंने पढ़ लिया, फिर जब उसको व्यवहारिक जगत में इम्प्लाई करते हैं, वो गिनते हैं किसी चीज़ों को, तो फिर वो उसको और जो सीखा है वो उनका स्थायी हो जाता है, अधिगम स्थायी बन जाता है, स्थायी रूप ले लेता है। ऐसा कहें हम कि जब परीक्षण होता है किसी चीज़ का तब फिर वो अधिगम स्थायी हो जाता है। इस विधि को विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन एवं नैतिक शिक्षा आदि में प्रयोग किया जा सकता है। इससे बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास होता है, क्योंकि इस परीक्षण में भी स्वयं प्रयास करते हैं। जब स्वयं करते तो आत्मनिर्भर बनते हैं। पांचवी विधि है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। सामूहिक विधि मतलब ग्रुप डिस्कशन जो होता है, ग्रुप में ग्रुप लर्निंग है। यहाँ पर ग्रुप मेथड जो है, इसमें बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं और सहायक उपयोगी जो सामग्री उसको भी रखते हैं और फिर सीखते हैं एक दूसरे से। एक ग्रुप में लर्निंग चलती है, डिस्कशन के माध्यम से लर्निंग चलती है।
इस संबंध में कॉल सैनिक का मत है कि बालक को प्रेरणा प्रदान करने, उसे शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देने, उसकी मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने, उसके व्यवहार में सुधार करने, उसमें आत्मनिर्भरता, सहयोग की भावनाओं का विकास करने के लिए सामूहिक विधियाँ अधिक प्रभावशाली होती हैं। जब बच्चा समूह में रहता है तो बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, क्योंकि वहाँ पर तरह तरह के बालक होते हैं, किसी को किसी चीज़ का नॉलेज है, किसी को किसी चीज़ का, अलग अलग नॉलेज वहाँ पर मिलता है। और फिर आत्मनिर्भरता आती है, यहाँ पर भी सहयोग की भावना, एक दूसरे को सहयोग करने का भाव जागृत होता है, व्यवहार में सुधार होता है उसके। तो सामूहिक विधियाँ जो है वो व्यक्ति को सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए ये भी एक अच्छा माध्यम होता है। ये जो समूह शिक्षण विधि है, इस समूह शिक्षण विधि में 3 प्रकार होते हैं इसके। सम्मेलन या विचार गोष्ठी विधि, कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार मेथड। इस विधि में एक विशेष विषय लिया जाता है और विषय पर छात्र छात्राओं द्वारा विचार विमर्श कराया जाता है, उन पर वाद विवाद करने के लिए उनसे कहा जाता है इस विषय पर आप विचार करें, अपने विचारों को अव्यक्त करें। तो बच्चा उस विषय पर चिंतन करता है और अपना स्वयं का विचार वहाँ पर प्रस्तुत करता है। तो जब वह स्वयं चिंतन करता है तो उसका माइंड डेवलप होता है और फिर सीखता है कुछ। और फिर जब प्रेजेंट करता है तो व्यवहार की चीज़ें सीखता है, कैसे प्रेजेंट करना है। तो सामाजिक और भावनात्मक गुणों का विकास होता है उसका। और बहुत सारे लोग होते हैं तो वाद और प्रतिवाद दोनों होते हैं, तो रुचि भी जागृत होती है उसमें। इसमें दूसरों के विरोधी विचारों का सम्मान और सहनशीलता की भावना भी विकसित होती है। तो सम्मेलन और विचार गोष्ठी विधि जो है ये भी एक ग्रुप में होती है और यहाँ पर एक विषय दिया जाता है, उस विषय पर चिंतन करके बालक को बोलना पड़ता है। तो वहाँ पर सेल्फ जो चिंतन है ये भी जागृत होता है, स्वयं विचार करने की क्षमता बालक में जागृत होती है, वो सीखता है विचार करना, अपना स्वयं का चिंतन चलाना सीखता है, इसके उसका माइंड ग्रो होता है। प्रोजेक्ट विधि, योजना विधि भी इसको हम कहते हैं, प्रोजेक्ट मेथड है, इसको जॉन डीवी ने दिया है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक बालक अपनी रुचि, व्यक्तिगत रुचि, ज्ञान और क्षमता के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जिससे सीखना सरल हो जाता है। सामूहिक रूप से कार्य को करने के कारण उसमें उनमें स्पर्धा, सहयोग और सहानुभूति का भी विकास होता है, जिसमें शिक्षक मार्गदर्शक का कार्य करते हैं और वह बच्चों को समूहों में बांट देते हैं। प्रत्येक समूह अपनी इच्छानुसार कोई भी प्रोजेक्ट लेने को स्वतंत्र होता है। यहाँ पर शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि संबंधित कार्य छात्रों के स्तर के अनुकूल हो, वे स्वयं बच्चे का मार्गदर्शन करता रहे। और प्रोजेक्ट जो विधि है, प्रोजेक्ट से संबंधित आवश्यक निर्देश भी छात्र को दिए जाने चाहिए ठीक प्रकार से, जिससे वो प्रोजेक्ट संपन्न हो सके। ये विधि जो है इसका ज्ञान जो है स्थायी हो जाता है। जो प्रोजेक्ट एक दिया जाता है बच्चे के लिए, आपको ये प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो एक शिक्षक की देखरेख में उस प्रोजेक्ट को बालक तैयार करता है, बालक स्वयं तैयार करता है, दिशा निर्देश उसको शिक्षक के माध्यम से मिलता है। जब वो उसको स्वयं बनाता है तो सीखता है उसमें, और जो कुछ उसने क्रिया किया है अपने आप से, अपने हाथों से किया है, तो ये ज्ञान उसका स्थायी बन जाता है। ये रटने की प्रवृत्ति को कम करता है। बाल केंद्रित विधि है ये, इसमें बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। तो ये प्रोजेक्ट मेथड जो जॉन डीवी ने दिया है, ये भी एक अच्छी विधि है सीखने में। नेक्स्ट जो थर्ड मेथड है, समूह अधिगम, ग्रुप लर्निंग मेथड। समूह अधिगम, इसमें सीखने वालों को विभिन्न समूह में बांट दिया, ग्रुप बांट दिए जाते हैं अलग अलग, और साथी अपने साथियों के साथ खुले मन से किसी विषय पर आधारित अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। इसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्याओं को स्वयं निराकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें समाधान निकालने के लिए अवसर प्रदान करना होता है। यहाँ पर क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, जो ये इसी का पार्ट है ग्रुप लर्निंग का। ग्रुप में हमने 4-5 ग्रुप बना दिए बच्चों के, अलग अलग ग्रुप बना दिए, उन ग्रुप में एक सब टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक के ऊपर ग्रुप में डिस्कस होगा। तो अपने अपने विचार वहाँ पर बच्चे रखते हैं। जब स्वयं के विचार रखते हैं तो स्वयं चिंतन करने की क्षमता बढ़ती है, और दूसरे के विचार को सुनते हैं तो सुनने की क्षमता भी बढ़ती है, और उसको अपोज करना है अब हमें सामने वाले के लिए, तो वहाँ पर अपने विचार रखना है, तो हमारा चिंतन और आगे बढ़ता है। तो बच्चा यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन में सीखता है, काफ़ी नॉलेज गेन करता है, आत्मनिर्भर भी होता है, स्वयं का चिंतन चलाना सीखता है। तो आवश्यकता पड़ने पर इस शिक्षक के से सहायता भी प्राप्त कर सकता है बच्चा। सामूहिक अधिगम में छात्र अधिक स्वतंत्र होने के कारण समस्या के समाधान में अपने विचार को पूर्ण रूप से प्रकट कर सकते हैं। वहाँ पर स्वतंत्रता होती, कुछ भी बोले बालक, तो अपने विचारों को वो
पूर्ण रूप से प्रकट कर सकता है। अगर वहाँ पर टीचर साथ में होता है, केवल बालक होते हैं, तो वो ईजी गोइंग होता है, वहाँ पर स्वतंत्र निर्भर करता है अपने आप को, अपने विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट कर पाता है। अगर कोई टीचर होता है तो वहाँ थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन होता है, कुछ विचार वो प्रकट नहीं कर पाता है, संकोच करता है वहाँ पर। तो ये जो ग्रुप लर्निंग मेथड है ये इजी गोइंग होता है, यहाँ पर विचार अपने पूर्ण विचारों को बालक रख सकता है। तो ये शिक्षण की विधियाँ हैं, जो टेक्निक्स हैं, कुछ हमने देखे मेथड लर्निंग के। एक जो शिक्षक है उसमें भी कुछ गुण होने चाहिए। तो शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए ये हम देखें यहाँ पर अभी, कि शिक्षक के अंदर भी कुछ लर्निंग के गुण होने चाहिए। शिक्षक गतिविधियों के निर्माण की क्षमता होना चाहिए शिक्षक में, स्पष्ट निर्देश दे सके शिक्षक। बच्चे की मानसिक क्षमता को पहचानने की ताकत होना चाहिए उसके अंदर, कैपेसिटी हो कि बच्चे की मानसिक क्षमता को पहचान पाए वो, कि कितना मानसिक क्षमता है, कितनी बुद्धिशाली है ये बालक, होशियार है, बुद्धिशाली है, या मंद बुद्धि है, या एवरेज है। निरंतर सीखने वाला हो, अपने नॉलेज को अपडेट करता रहे, विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान हो उसके लिए, झिझक ना हो, शिक्षक के अंदर झिझक नहीं होना चाहिए। पूर्व ज्ञान से जोड़ना, नॉलेज को पूर्व ज्ञान से इजीली जोड़ पाता हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो बच्चे में इंटरेस्ट आता है पढ़ाई में और अच्छे से सीखते हैं बच्चे। अधिगम पूर्व योजना, पहले से योजना तैयार करता हो, वक्ता के साथ श्रोता भी हो। भयमुक्त कक्षा, कक्षा में भयमुक्त मतलब जो पढ़ाता है टीचर, तो टीचर का भय भी बच्चों के अंदर नहीं होना चाहिए। इजी को एक फ्रेंड की तरह टीचर को बच्चों को पढ़ाना चाहिए। पूर्वाग्रह मुक्त हो और पक्षपात रहित व्यवहार करे, बच्चों में पक्षपात नहीं करे, टीचर को पक्षपात से रहित होना चाहिए, तभी वह अच्छी तरह से बच्चों को सिखा सकता है। तो ये थे शिक्षण अधिगम की कुछ विधियाँ हमने जानी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, आदिनाथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाला वीडियो आपको मिल सके।